नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे आस्था के नाम पर अश्लीलता का साम्राज्य खड़ा करने वाले पाखंडी बाबा की, लखनऊ की उन महिला कर्मचारियों की जिनकी सिसकियों ने सत्ता के गलियारे में हलचल मचा दी है। साथ ही नजर डालेंगे राघव चड्ढा बनाम आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल दंगल पर और आखिर में समझेंगे कि कैसे ईरान और इजराइल की जंग लखनऊ के छोटे कारोबारियों के चूल्हे बुझाने पर आमदा है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 4 अप्रैल को केरल जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे रैली। तुम डर गए हो राघव, मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हो, राघव चड्ढा पर भड़की आप। एमपी की दतिया सीट रिक्त घोषित, नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले कांग्रेस एमएलए हुए अयोग्य। मालदा घटना की निंदा करता हूं, बाहर से आए थे गुंडे, बोली सीएम ममता बनर्जी। पालम में अवैध एलपीजी रिफिलिंग रॉकेट का भंडाफोड़, 45 सिलेंडरों के साथ 3 अरेस्ट। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में कानपुर में एक और अस्पताल का मिला सुराग, पुलिस जांच हुई तेज। मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, बागडोगरा एयरपोर्ट से पुलिस ने दबोचा। मेरी खामोशी को तुम हार मत समझ लेना, आप सांसद राघव चड्ढा का आया रिएक्शन। गुड फ्राइडे पर सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम भी गिरे, 1,49,110 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। एलपीजी सिलेंडर को लेकर अफवाह फैलाने पर केंद्र की सख्ती, सभी राज्य सरकारों को रोजाना ब्रीफिंग की सलाह। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। आज हम पर्दाफाश करेंगे उस ढोंगी जिसने तंत्र मंत्र के नाम पर मासूम महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया। जिस हाथ में आशीर्वाद होना चाहिए था, उन हाथों ने महिलाओं की असमत लूटी। 1,500 करोड़ का साम्राज्य, इजराइल और तुर्की से आया आलीशान फर्नीचर और राजनेताओं का संरक्षण। ये कहानी है नासिक के उस अशोक खरात की जिसने धर्म को धंधा और भक्ति को मजबूरी बना दिया। आखिर कैसे एक बाबा ने 20 साल तक कानून और समाज की आंखों में धूल झोंकी। देखिए इस शैतान के साम्राज्य के अंत की पूरी दास्तां। आपको बता दें, महाराष्ट्र में खुद को गॉडमैन बताकर महिलाओं का यौन शोषण करने वाले भोंदू बाबा अशोक खरात के बाद परिवार पर भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। बुधवार को नासिक कोर्ट ने पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद अशोक खरात को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियों ने भोंदू बाबा के बेटे रडार पर लिया है। हालांकि उनकी पत्नी फरार हो गई हैं। दरअसल खुद को भगवान बताने वाले अशोक को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अशोक खरात की दरिंदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक पीड़ित ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो रूह कांपने वाली सच्चाई सामने आई। उस महिला के साथ ये भोंदू बाबा पिछले 10 सालों से लगातार बलात्कार कर रहा था। हद तो तब पार हो गई जब खरात की इन काली करतूतों की वजह से वह महिला गर्भवती हो गई। अपनी पोल खुलने को समाज में थूथू होने के डर से इस कथित बाबा ने उस महिला को धोखे से गर्भपात की दवा खिला दी। ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी कई शिकार महिलाएं हैं जो खरात के तंत्र मंत्र के जाल में फंसकर अपनी इज्जत गंवा बैठी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतने सालों तक ये सब कैसे चलता रहा। तो इसका जवाब भी आपको आज बताएंगे। खरात का तगड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन है। जी हां, अशोक खरात ने अपनी पहुंच का ऐसा जाल बुना था कि बड़े बड़े रसूखदार उसके सामने सिर झुकाते थे, उसके पैर छूते थे। महाराष्ट्र की महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली का नाम इस मामले में सबसे ज्यादा उछला। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में ये खरात के पांव धोती और उनके सिर पर छाता पकड़े नजर आ रही हैं। आरोप तो यहां तक हैं कि जब एक पत्रकार ने खरात के खिलाफ खबर छापी तो खुद रूपाली ने फोन करके उसे धमकाया और खबर का खंडन करने का दबाव भी बनाया। जब महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ही एक बलात्कारी का कवच बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। खरात के ट्रस्ट के बोर्ड में भी उनका नाम शामिल था, जिसके चलते अब उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी है।
दरअसल भोंदू बाबा ने सिर्फ शरीर का ही नहीं बल्कि लोगों की जेबों का भी शिकार किया था। 20 सालों की ठगी और धोखाधड़ी से उसने 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली थी। सिन्नर इलाके में 12 एकड़ में फैला उसका शिवनिका ट्रस्ट और आलीशान फार्म हाउस किसी 7 सितारा रिसोर्ट से कम नहीं है। इस फार्म हाउस के लिए फर्नीचर इजराइल और तुर्की जैसे देशों से मंगवाया गया था। आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंबर के मुताबिक खरात ने लोगों की दुखों और परेशानियों का सौदा कर ये आलीशान जिंदगी बनाई थी। जहां लोग अपनी मन्नतें लेकर आते थे, वहां खरात अपनी तिजोरियां भरा रहता था, या यूं कहें भरा करता था। वहीं पाप का घड़ा भर गया और 18 मार्च को अरोज खरात को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल स्थिति यह है कि नासिक की अदालत ने रिमांड खत्म होने के बाद खरात को 14 अप्रैल तक के लिए नासिक रोड सेंट्रल जेल भेज दिया है। सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में अब तक खरात के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें 8 मामले यौन शोषण और 2 धोखाधड़ी से हैं। एसआईटी के पास 100 से ज्यादा कॉल आए हैं जो खरात के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। वहीं एसआईटी ने पूछताछ के लिए खरात के बेटे हर्षवर्धन को हिरासत में लिया था, हालांकि बाद में उसे रिहा कर दिया गया। वहीं उसकी पत्नी पुलिस के रडार से फरार हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। देखा जाए तो अशोक खरात का जेल जाना उन तमाम महिलाओं की जीत है जिन्होंने बरसों तक अपनी सिसकियों को दबाए रखा। ये मामला एक सबक है कि माथे पर तिलक लगाने या गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। जो हाथ आस्था के नाम पर आबरू लूटते हैं, उनका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल की काली कोठरी होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि एसआईटी की जांच में और कितने सफ़ेदपोश शहरों से नकाब उतरता है, क्योंकि खरात तो सिर्फ एक मोहरा है। इसके पीछे छिपे असल गुनहगारों का बेनकाब होना अभी बाकी है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगी अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो अपनी तहजीब के लिए जानी जाती है, कल एक अलग ही संग्राम की गवाह बनी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 वो नंबर जिस पर करोड़ों प्रदेशवासी अपनी उम्मीदें टिकाते हैं, बीते दिन उसी हेल्पलाइन के पहिए थम गए जब 200 से ज़्यादा कर्मचारी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं, अपनी सिसकियों को और नारों के साथ सड़कों पर उतरी तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। 15,000 का दावा, 7,000 की हकीकत, मोबाइल फ़ोन जब्त, 2 महीने की रुकी हुई सैलरी और ऊपर से पुलिस की सख्ती। क्या ये लोकतंत्र है या आधुनिक बधुआ मजदूरी? देखिए लखनऊ के लोहिया पथ पर हुआ वो हाई वोल्टेज ड्रामा जिसने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे का वक्त था। गोमती नगर स्थित साइबर टावर बी विन लिमिटेड कंपनी के दफ्तर से अचानक 200 से ज्यादा कर्मचारियों का सैलाब बाहर निकला। ये कर्मचारी 1076 हाय हाय और शोषण बंद करो के नारों के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर कूच करने लगे। प्रदर्शन इतना अचानक और उग्र था कि पुलिस को संभालने का मौका भी नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों का जोश ऐसा था कि लोहिया पथ पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए 4 बार घेराबंदी की, लेकिन हर बार कर्मचारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते रहे। करीब 4.5 किलोमीटर पैदल मार्च करने के बाद जब ये काफिला संगीत नाटक अकादमी के पास पहुंचा तो पुलिस ने भारी बल प्रयोग शुरू किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो इस प्रदर्शन की इस बात की गवाह है कि प्रदर्शन कितना जबरदस्त था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिलाएं, पुलिसकर्मी और पुरुष सिपाही प्रदर्शनकारी महिलाओं को जबरन घसीटते हुए बसों में भर रहे हैं। कहीं कोई महिला जमीन पर बैठकर रो रही है तो कहीं धक्का मुक्की में अफरा तफरी मची है। एक प्रदर्शनकारी महिला ने रूदे गले से कहा, हम कोई अपराधी नहीं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हमें क्यों खींचा जा रहा है जैसे हमने कोई बड़ा गुनाह किया हो। वहीं वीडियो में पुलिस की सख्ती को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा सकती है, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ हुए इस व्यवहार ने संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कंपनी के अंदर के जो हालात बताए वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। उनका कहना है कि भर्ती के वक्त 15,000 रुपये सैलरी और 6 महीने में 1,000 रुपये बढ़ोतरी का वायदा किया गया था, लेकिन हकीकत उन्हें मात्र 7 से 8,000 रुपये दिए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से सैलरी रोकी गई है, जिससे कर्मचारियों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। कर्मचारियों का आरोप है कि ऑफिस में घूमते ही उनके मोबाइल फोन जमा कर लिए जाते हैं। अगर घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो उन्हें शिफ्ट खत्म होने से पहले बताया भी नहीं जाता। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। आपको बता दें, सीएम हेल्पलाइन 1076 उत्तर प्रदेश का वो बैकबोन सिस्टम है जो आईजीआरएस के जरिए प्रदेश के 75 जिलों की शिकायतों को ट्रैक करता है। तहसील, पुलिस, बिजली, पानी, अस्पताल जैसी तमाम समस्याओं का समाधान यहीं से सुनिश्चित होता है। वीविल लिमिटेड कंपनी आउटसोर्सिंग के जरिए इसका संचालन करती है। कर्मचारियों की मांग है कि या तो इस कंपनी को बदला जाए या उनका वेतन सम्मानजनक किया जाए। देखा जाए तो लखनऊ की सड़कों पर बीते दिनों जो कुछ भी हुआ, उसने एक बात तो साफ कर दी कि जिस सिस्टम को लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए बताया गया था, उसके भीतर खुद ही एक बड़ा नासूर पनप रहा था। 7,000 रुपए की मामूली तनख्वाह इस कमर तोड़ महंगाई में घर चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। और जब आवाज उठाने पर लाठियां या घसीटा जाना मिले तो आक्रोश और बढ़ जाता है। फिलहाल प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मांगे सुनी जाएंगी, लेकिन सवाल यही है कि क्या डिजिटल इंडिया की इस चमक के पीछे आउटसोर्सिंग के नाम पर कर्मचारियों का शोषण यूं ही जारी रहेगा? क्या फिर इन 200 परिवारों को उनका वाजिब हक मिलेगा? लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कहते हैं कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन, बस होते हैं तो सिर्फ समीकरण। कल तक जो चेहरा आम आदमी पार्टी का सबसे चमकता सितारा था, आज वही चेहरा पार्टी की आंखों की किरकिरी बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की, जिन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटाकर मानो उनकी राजनीतिक जुबान पर ताला जड़ने की कोशिश की गई हो। लेकिन राघव ने भी साफ कह दिया है कि वह नदी है जो वक्त आने पर सैलाब बन जाएगी। आखिर क्यों केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति आज अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं? क्या ये समोसे और रिचार्ज की लड़ाई या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर सीधा हमला बोला है। उन्होंने भावुक अंदाज लेकिन सख्त लहजे में कहा कि मैं आम आदमी की आवाज बनकर संसद पहुंचा था। उन्होंने सवाल दागा कि क्या जनता के मुद्दे उठाना अपराध है? मैंने जोमेटो, ब्लिंकिट के राइडर्स, महंगे समोसे, मोबाइल रिचार्ज और मिडिल क्लास के टैक्स की बात की। इससे पार्टी को क्या नुकसान हुआ? राघव ने आरोप लगाया कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को बाकायदा पत्र लिखकर उन्हें बोलने से रोकने की साजिश रची है। राघव ने चेतावनी देते हुए कहा कि मेरी खामोशी को हार मत समझना, मैं सैलाब बनकर लौटूंगा। सुनिए राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो, ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब
आपके मुद्दे उठाता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूँ और मैं आपके लिए हूँ। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। वहीं पार्टी ने भी राघव के आरोपों पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जब संसद में पार्टी को देश बचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए था, तब राघव एयरपोर्ट की कैंटीन में समोसे सस्ते करने की रील बना रहे थे। पार्टी का सबसे बड़ा आरोप है कि राघव ने टीएमसी के महाअभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया था और वह पार्टी के संसदीय एजेंडे के बजाय अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में जुटे थे। डांडा ने तो यहां तक कह दिया कि तुम मोदी से डर गए हो राघव, जो डर जाएंगे वो देश के लिए क्या लड़ेगा। आपको बता दें, राघव चड्ढा का आप में ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर गया था, उतनी ही तेजी के साथ नीचे गिरा है। इसके पीछे कई बड़े कारण माने जा रहे हैं, जैसे अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे, तब राघव लंबे समय तक यूके में थे। पार्टी के कट्टर समर्थकों ने सवाल उठाए कि जब जहाज डूब रहा था, तब कैप्टन का सबसे खास सिपाही कहां था। वहीं फरवरी 2025 के दिल्ली चुनाव में राघव को मतदाता सूची की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। साथ ही केजरीवाल की रिहाई और शराब घोटाले में नेताओं के बरी होने पर राघव की ओर से कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया न आना पार्टी नेतृत्व को खटक गया और बजट सत्र के दौरान विपक्षी एकता के महत्वपूर्ण प्रस्तावों से दूरी बनाना उनके खिलाफ आखिरी कील साबित हुआ। आपको बता दें, संसद के पिछले 2 सत्रों में राघव चड्ढा के कई मुद्दे उठाए, जैसे 2025 के शीतकालीन सत्र में ब्लिंकिट, जोमैटो और स्विगी जैसे डिलीवरी पार्टनर्स के कम वेतन, 10 मिनट डिलीवरी का मुद्दा, कॉपीराइट एक्ट 1957 में संशोधन की मांग की, एक देश एक स्वास्थ्य उपचार की वकालत की और सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर चिंता। वहीं 2026 के बजट सत्र में जिन मुद्दों को राघव चड्ढा ने सदन में जोर शोर से उठाया, उनमें यूरिया और अन्य मिलावटों का मुद्दा उठाया, 150 से ज्यादा एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया में किफायती कैफे की मांग, मोबाइल रिचार्ज 28 दिनों के बजाय पूरे 30 दिन करने और बचा हुआ डेटा अगले महीने जोड़ने की मांग, मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने को पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव, विवाहित जोड़ों के लिए एक साथ इनकम टैक्स फाइलिंग का विकल्प दिया जाए, भारत में प्रत्यक्ष अविकास को एक कानूनी अधिकार बनाने की मांग। वहीं अब राघव की जगह पंजाब के ही सांसद अशोक मित्तल को उपनेता बनाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताते हुए कहा कि पार्टी की नीतियां चलती रहती हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये पंजाब के उन नेताओं को भी संदेश है जो दिल्ली हाईकमान के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। राघव, जो कभी पंजाब में दिल्ली के सुपर सीएम की तरह देखे जाते थे, आज वहां के समीकरण से भी पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। कुल मिलाकर राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच के सारे पुल अब टूट चुके हैं। 5 फिरोजाबाद शाह रोड यानी केजरीवाल के बंगले के दरवाजे अब राघव के लिए बंद होते नजर आ रहे हैं। लुटियस दिल्ली में अब बस एक ही चर्चा है कि क्या राघव चड्ढा पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलेंगे या वे बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर अपनी अलग राह चुनेंगे। चड्ढा भले ही खुद को नदी कह रहे हों, लेकिन राजनीति की इस बिसात पर वह फिलहाल अकेले पड़ गए हैं। अब देखना होगा कि राघव का ये सैलाब पार्टी को डुबोएगा या खुद राजनीति की लहरों में कहीं खो जाएगा। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। सरहदों पर जब मिसाइलें चलती हैं तो उसका असर सिर्फ नक्शों पर नहीं, बल्कि आम आदमी की थाली और छोटे उद्यमियों की रोजी रोटी पर भी पड़ता है। ईरान इजराइल युद्ध ने एक तरफ खाड़ी देशों में ड्रोन हमले और मौतों का तांडव मचाया है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के उद्योगों की कमर तोड़ दी है। 1500 करोड़ का नुकसान, कच्चे माल की दुगनी कीमतें और ठप होते कारखाने। ये युद्ध अब सिर्फ 2 देशों का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जिसकी जेब पर डाका पड़ रहा है। आपको बता दें, ईरान इजराइल युद्ध का
सबसे दर्दनाक असर लखनऊ के औद्योगिक इलाके में दिख रहा है। मार्च से अब तक विभिन्न उद्योगों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की चपत लग चुकी है। अकेले प्लास्टिक सेक्टर को 500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। जो प्लास्टिक दाना पहले 90 से 100 रुपए प्रति किलो मिलता था, अब वह 200 रुपए के पार पहुंच गया है। कच्चे माल की किल्लत और आसमान छूती कीमतों के कारण करीब 4000 प्लास्टिक इकाइयों का उत्पादन घटकर महज 20% रह गया है। वहीं साबुन, गत्ता, बेकरी, रसायन जैसे उद्योगों का बाजार 28% तक गिर चुका है। उद्यमियों के सामने अब अपनी और अपने कर्मचारियों की रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। वहीं समुद्र के रास्ते होने वाला व्यापार अब मौत का रास्ता बन चुका है। ब्रिटेन की पहल पर हुई 60 देशों की बैठक में भारत के विदेश सचिव विक्रम ने एक कड़वा सच दुनिया के सामने रखा। भारत ने 2-2 कहा है कि इस संकट में सबसे ज्यादा नुकसान भारत के नागरिकों का हुआ है। जहां फिलीपींस ने ईरान से बातचीत कर अपने जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता निकाल लिया है, वहीं बाकी दुनिया अभी भी होर्मुज़ स्ट्राइक को खुलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इस जंग के बीच अमेरिका में बड़ी राजनीतिक और सैन्य उथल पुथल देखने को मिल रही है। जी हां, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ जनरल रेडी जाज समेत 3 शीर्ष अधिकारियों को पद से हटाने का फैसला कर लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान डील को लेकर अपने अंदाज में कहा कि अगर डील सफल हुई तो क्रेडिट मेरा और फेल हुई तो इसके जिम्मेदार उपराष्ट्रपति जेडी वैंस होंगे। वहीं ईरान की जिद है कि वह दबाव में कोई समझौता नहीं करेगा, तो दूसरी तरफ दुनिया की महाशक्तियां अपनी रणनीति बदलने में जुटी हैं। लेकिन इन सब के बीच पिस रहा है वो छोटा कारोबारी, वो मजदूर जिसका इस युद्ध में कोई लेना देना नहीं। अगर होर्मुज़ का रास्ता जल्दी नहीं खुला और कच्चे माल की सप्लाई बहाल नहीं हुई तो लखनऊ के हजारों परिवारों के चूल्हे बुझ सकते हैं। ये युद्ध अब बम बारूद से निकलकर बाजारों में घुस चुका है। अब देखना यह है कि दुनिया के रहनुमा इस आग को कैसे बुझाते हैं या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसे और हवा देते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, जिनमें आपने देखा कैसे देश और दुनिया की हलचल आम आदमी की जिंदगी को सीधे प्रभावित कर रही है। आस्था के नाम पर धोखा हो या हक के लिए संघर्ष या फिर सियासत के बदलते समीकरण, हर खबर अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब देखना यह होगा कि इन मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलता है और क्या सिस्टम में कोई बदलाव होता है या नहीं। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।